Yeah. Remember that in today's class we will go with the age of Chaucer. Age of Chaucer. And when I talk about the age of Chaucer, because in this session I said that I will take history of English literature. Then before it, I have gone with Anglo-Saxon period, Anglo-Norman period, but in today's class I will go with age of Chaucer. And when I take with age of Chaucer, then what is the date? 1350 to 1400. 1350 से लेकर के जो टाइम है, जो पीरियड है, उसको हम एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं। और हमें ये पता है कि जो चौसर है वो क्या है, ही वॉज अ वेल नोन पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और एज ऑफ चौसर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आफ्टर टेकिंग दीज क्वेश्चंस वी विल गो विद व्हाट, वी विल गो how you can understand the characteristics, the basic characteristics of the age of Chaucer, और क्या क्या चीजें आती हैं। तो जब भी आप एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे तो एज ऑफ चौसर में सबसे पहला पॉइंट तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, चौसर को पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमें जॉन वाइक्लिफ को पढ़ना है, जो कल भी मैंने बात किया था, लेकिन फिर आज बात करेंगे। तो वी हैव टू गो विद व्हाट, वी हैव टू गो विद चौसर, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हमें किसके साथ चलना है, जॉन वाइक्लिफ के साथ चलना। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। When I talk about Chaucer, when I talk about John Wycliffe, always keep it in your mind what the contribution have been given by these two literary figures, by these two literary personalities, what they did in the field of literature. Why are they remarkable? Why do we study Chaucer? Why do we study John Wycliffe? Why do we go with these literary figures? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अलावा जो आपको स्टडी करना है, दैट इज चौसरियन स्टैंजा, CHAUCERIAN, चौसरियन स्टैंजा। फोर्थ पॉइंट जो आपको स्टडी करना है, हीरोइक कपलेट। फिफ्थ पॉइंट जो आपको स्टडी करना है, नैरेटिव टेक्निक। सिक्स पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर्स। सेवेंथ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज आयरनी एंड सटायर। एट्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, लोलार्ड मूवमेंट। नाइन्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। टेंथ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, बोकैसियोस डिकामीरान, BOCCACIO एपोस्ट्रोफी, बोकैसियोस डिकामीरान। I have written 10 points. These 10 points you have to take. Again, I want to know, is it visible or not? Can anyone tell me, is it visible? एट नंबर पे लिखा है लोलार्ड मूवमेंट, LOLLA। सोनाली मैडम, आई एम नॉट गेटिंग यू। किस नंबर पे मैडम? अच्छा, 10th नंबर पे आई हैव रिटन बोकैसियोस डीके मीरान। इट मींस दैट आई विल राइट इट अगेन, आई विल राइट इट अगेन। बोकैसियोस का BOCCACIO एपोस्ट्रोफी, यस, बोकैसियोस। देयर इज अ वर्क, उसका एक वर्क है डिकामीरान, DECAMERON, डिकामीरान। दीपक जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, यू आर इन क्लासरूम। एट में लोलार्ड मूवमेंट, LOLLARD, लोलार्ड मूवमेंट।
Poonam madam, perhaps do you want to ask something but not getting your voice? There is networking problem from your side. हाँ, irony and satire. सो व्हाट आई वांट टू से कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप सारे लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हमने जितने भी पॉइंट लिखे मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू deliver a lecture, yeah, I am telling you about what age of Chaucer, and this age of Chaucer is the part of the middle ages. जो एज ऑफ चौसर है यह अलग से कहीं से नहीं आ गया है, यह द मिडिल एजेस का हिस्सा है। अगर आपको याद होगा इसके पहले आई हैव गॉन विद व्हाट, आई हैव गॉन विद एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इफ यू रिमेंबर, and after Anglo-Norman period you will come to know, you will get the point कि another age come, that is age of Chaucer. It's also the part of the middle age, and this age of Chaucer it covers the period from 1350 to 1400, 1350 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं। इस पूरे एज में पीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 10 पॉइंट्स स्टडी करने हैं। 10 पॉइंट्स क्या है मैं आपको फिर बता दूं। आपको चौसर के बारे में जानना है, आपको जॉन वाइक्लिफ के बारे में जानना है, चौसरियन स्टैंजा के बारे में जानना है, हीरोइक कपलेट के बारे में जानना है, नैरेटिव टेक्निक के बारे में जानना है, इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर्स के बारे में जानना है। 7 पॉइंट पे है आयरनी एंड सटायर, 8 पॉइंट पे है लोलार्ड मूवमेंट, और उसके बाद 9 पॉइंट पे है ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, और साथ ही साथ 10 पॉइंट पे है बोकासियोस डिकामिराज। So you have to go with these points, these 10 points. Number one, first I would like to discuss with what? First I would like to discuss with Chaucer. जो पहला पॉइंट है मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, और आप मुझे एक एक पॉइंट करके आगे बताते चलिएगा जब मैं पहला पॉइंट डिस्कस कर लूंगा। इसी पहले पॉइंट में ही बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। चौसर के बारे में मैं जितना भी लिखवाता चलूंगा आप लिखते चलिएगा, चूंकि आपने ये कहा था कि सर जब आप व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप मिस करते हैं, लेकिन सिंस टुडे यू विल नॉट मिस इवन अ सिंगल पॉइंट। मैं बहुत जितने भी पॉइंट्स चौसर से रिलेटेड है एक एक पॉइंट मैं बोलता जा रहा हूं, आप उसको लिखते चलिएगा, और इस पे मैं लिख भी रहा हूं। सबसे पहला चीज कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। दूसरा पॉइंट, चौसर को फादर ऑफ नैरेटिव टेक्निक, फादर ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड और नैरेटिव टेक्निक, स्टोरी टेलिंग मेथड और नैरेटिव टेक्निक। इसका मतलब अब आपको ये पता चल गया कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड होता है उसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की है? चौसर ने ही इंग्लिश पोइट्री में की है। चौसर ही पहले पोएट हैं जिन्होंने ये बताया कि स्टोरी कैसे बताई जाती है, स्टोरी कैसे नैरेट की जाती है। सो व्हाट आई वांट टू से, यू विल कम टू नो हियर व्हाट, यू विल कम टू नो दैट हियर इज चौसर, एंड चौसर मींस व्हाट? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की फादर ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड, एंड दिस स्टोरी टेलिंग मेथड मींस व्हाट? दिस स्टोरी टेलिंग मेथड मींस कि जो नैरेटिव टेक्निक है, हाउ द स्टोरी इज नैरेटेड, हाउ द स्टोरी इज टोल्ड। यू विल कम टू नो कि लीजेंड ऑफ गुड वुमेन उनका वर्क है, एक्सेप्ट लीजेंड ऑफ गुड वुमेन यू विल कम टू नो देयर इज अनदर वर्क, और वह जो वर्क रहा है वह आपका क्या है? प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको उन्होंने कैसे नैरेट किया है। तो जो स्टोरी टेलिंग मेथड, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश में नैरेटिव टेक्निक को सबसे पहले किसने यूज किया या स्टोरी टेलिंग मेथड कौन लाता है, तो पोइट्री में लाने वाले आदमी का क्या नाम है? पोइट्री में लाने वाले आदमी का नाम चौसर है। और इसीलिए कहा जाता है, नैरेटिव टेक्निक की वजह से ही ये कहा जाता है कि चौसर कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। तीसरा पॉइंट अभी ये भी लिख लीजिएगा, he contributed in the development of the novel। चौसर का काफी हद तक कंट्रीब्यूशन था, किसमें? ही कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल। एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है,
जब नैरेटिव टेक्निक आएगी तो नैरेटिव टेक्निक का मतलब ये हो गया स्टोरी, और स्टोरी का मतलब ये हो गया कि स्टोरी विल बी नैरेटेड। और जो भी नैरेटिव टेक्निक्स होती है या जहां पर भी स्टोरी को नैरेट किया जाता है, तो आप पाएंगे चाहे बैलेट रहा हो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था बैलेट के बारे में, कहा जाता है बैलेट इज अ शॉर्ट नैरेटिव स्टोरी इनवर्स। एपिक में भी आप नैरेटिव टेक्निक पाएंगे, वहां कहा जाता है एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इनवर्स। बैलेट और एपिक के अलावा अगर मैं आपको बात करूं शॉर्ट स्टोरी के बारे में, आपको पता है वहां पर भी स्टोरी होती, वहां पे भी नरेशन होता है, नावल में भी नरेशन होता है। तो जो नावल 18 सेंचुरी में आया, जो वहां पे नरेशन आया प्रोज के फॉर्म में, यह नरेशन अकेले अचानक नहीं आ गया, बल्कि इसके लाने में इन सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, जिसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन चौसर का था। तो चौसर को आपको इसकी स्टडी करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि फादर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर, इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर। चौसर ने जो कैरेक्टर यूज किया है, हम सारे लोगों को पता है कि व्हेन वी गो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, जब हम एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल के साथ जाते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल एक वर्क है, किसका वर्क है? ईएम फॉस्टर का। जब मैं फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल पढ़ा रहा था तो मैंने उस पर बात किया था कि देयर इज अ क्रिटिकल बुक ऑन नॉवेल रिटन बाय ईएम फॉस्टर एंड द टाइटल ऑफ दैट बुक इज aspects of the novel that came in 1927. In that book you will come to know कि E.M. Foster tells that there are the 7 aspects of the novel. उन्होंने 7 aspects of the novel की बात की है, जिसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट। लेकिन राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है आपकी E.M. फास्टर देते हैं, 20th सेंचुरी में देते हैं। और किस किताब में देते हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में। वह किताब कब आती है? वह किताब आपका इट केम अल्टीमेटली, यू विल कम टू नो कि इट केम इन 1927। लेकिन उससे पहले 14th सेंचुरी में उससे पहले चौसर जो है कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट देते हैं, और वह कौन सा कैरेक्टर होता है? इंडिविजुअल एंड टाइप। इसका मतलब कि जो राउंड और फ्लैट कैरेक्टर है, उसके अलावा भी कैरेक्टर का एक और तरीका होता है, और उस तरीके को किसने इजाद किया, कौन मार्केट में लाते हैं? दैट वाज ब्रॉट बाय हू? दैट वाज ब्रॉट बाय चौसर। और उसको हमने क्या टाइटल दिया? इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिविजुअल या टाइप कैरेक्टर होता क्या है, उसका अंतर आपको कैसे पता चलेगा, एंड हाउ विल यू मेक द डिस्टिंक्शन, देन रिमेंबर दैट कि जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, इस इंडिविजुअल कैरेक्टर की अपनी जो आइडेंटिटी होती है, वह जो है कैसी आइडेंटिटी होती है? वह आप कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश पोजीशन। इंडिविजुअल कैरेक्टर की जो आइडेंटिटी होगी डिस्टिंग्विश पोजीशन होगा, DISTINGUIS, डिस्टिंग्विश पोजीशन। इंडिविजुअल कैरेक्टर मैचलेस होता है, MATCHLES। इंडिविजुअल कैरेक्टर पाइनियर होता है, और उस इंडिविजुअल कैरेक्टर का जो डिस्टिंग्विश पोजीशन होल्ड करता है, जो मैचलेस है, जो पाइनियर है, उसकी तुलना जो है किसी से नहीं की जा सकती है, इनकंपेरेबल वो अपने में। तो रिमेंबर दैट कि व्हाट आई वांट टू से व्हेन आई एम टेलिंग यू कि चौसर को हम फादर ऑफ इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर कहते हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, डिस्टिंग्विश पोजीशन होती है, वह अपने में अद्वितीय होता है, मैचलेस होता है, वह अपने में पाइनियर होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका एग्जाम्पल आपको क्या होगा या कैसे, तो आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि चौसर ने एक किताब लिखा है कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में एक कैरेक्टर नाइट है। नाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर, KNIGHT। नाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर। अब आपको अगर समझना है तो आप और आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। और कैसे आप समझ सकते हैं? अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जो नाइट है, वह पार्टिकुलर नाइट का काम क्या होता है? नाइट का एक सोल्जर है, एक तरह से कहा जाए। जो नाइट मेडिवल एज का या मिडिल एज का जो भी नाइट होते थे, उनकी एक पहचान होती है। क्या पहचान होती है? कि उनके पास स्वॉर्ड होगा, हार्स होगा, टर्बन यूज करते थे, शील्ड लिए रहते थे। अगर इस तरह के कोई लोग होते हैं तो इसका मतलब कि यह एक उनकी पोशाक होती थी, यह उनका यूनिफॉर्म होता था। जितने भी नाइट उस समय के होते थे, सरदार वगैरह, उनकी पोजीशन यही होती थी। लेकिन यह जो नाइट की पहचान है, यह सारे नाइट्स की ऐसे ही होगी, यह सारे नाइट्स की ऐसी होगी, अलग से नहीं होगी।
लेकिन जो नाइट आपके चासर के कैंटरबरी टेल्स में दिखाए गए हैं, वह नाइट ये सब पोशाक के अलावा भी वह क्या है, वह बहुत बड़े सिंगर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उनकी जो सिंगिंग का आर्ट है या सिंगिंग का आर्ट उनको इंडिविजुअल कैरेक्टर बनाता है। कैसे बनाता है? वह जो ड्रेस मैंने आपको बताया, वह ड्रेस तो टाइप कैरेक्टर का एग्जांपल है। लेकिन अगर एक नाइट बहादुरी के अलावा, ब्रेवरी के अलावा, करेज के अलावा, बोल्डनेस के अलावा अगर वह सिंगिंग का काम करता है, तो इसका मतलब कि वह जो नाइट समाज है, जो नाइट जो सैनिक सैनिक जो लोग हैं, उनका अपना जो समूह है, उस समूह में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और किसके माध्यम से बनाई है? सिंगिंग के माध्यम से। इफ यू कैन टेक द एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर शमीम, मिस्टर शमीम इज अ टीचर, देर आर सो मेनी टीचर्स। लेकिन जो और टीचर है और शमीम है, वो सबका काम क्या करना है? टीचिंग करना है। तो टीचिंग जो होगा या किसका होगा? टीचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप कैरेक्टर। अगर एक टीचर जो है टीचिंग करता है तो वह टाइप कैरेक्टर होता है, क्योंकि उस सारे टीचर का काम ही टीचिंग करना है। लेकिन अगर टीचिंग के अलावा मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊं, तो उस टीचर सोसाइटी में वह मेरी अलग पहचान बनाएगा। if I am a good orator, if I am a good administrator, if I hold some other responsibility except teaching, if I have the if I have the quality of the leadership, तो ये सब जो क्वालिटी होगी यह मेरी अलग पहचान बना रही, क्योंकि जो मेरा समाज है वह टीचर का समाज है। और टीचर का काम क्या होता है? टीचिंग करना होता है। यह टीचिंग हर टीचर करेगा। लेकिन अगर कोई टीचर टीचिंग के अलावा भी अपनी कोई पहचान बनाता है, तो वह पहचान उसकी कौन सी पहचान होगी? डिस्टिंग्विश पोजीशन की। वह अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में एक अलग रुतबा रखता है, उसके अंदर एक अलग टैलेंट है, एक अलग आर्ट है। एंड ही होल्ड द डिस्टिंग्विश पोजीशन। When you go with Canterbury Tales, especially Chaucer's Canterbury Tales, you will find the first character is Knight. Knight is undoubtedly warrior. He has participated in so many battlefield. He won so many battlefield, defeated so many people. That doesn't matter. वह हर नाइट करेगा, लेकिन वह एक अच्छा सिंगर भी है। तो वह जो उसकी सिंगिंग है, वह उसको कौन सा कैरेक्टर बना रहा है? वह अपने समाज से उसको अलग बना रहा है। और वही उसका आर्ट क्या होगा? वही उसका आर्ट इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा। जो टाइप कैरेक्टर होता है, टाइप कैरेक्टर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। रिप्रेजेंटेटिव, REPRESENTATIV। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब अ टाइप ऑफ कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट्स व्हाट? हु रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो समाज के एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कहा जाएगा। अगर इफ देर इज एनी लीडर, अगर कोई लीडर है, तो लीडर क्या करेगा? वह अपने सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा। उसका कुर्ता, उसका पैजामा, उसका चाल ढाल, उसका अपना एक अच्छा ऑरेटर होना, तमाम चीजें, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करना। तो यह एक पार्टिकुलर समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह उसका इंडिविजुअल टैलेंट नहीं है। अगर कोई एक लीडर भी है, लेकिन लीडर के साथ साथ बहुत बड़ा प्रोफेसर भी है, यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ एपीजे। तो जो एपीजे थे, आई एम नॉट सेइंग कि ही वाज अ लीडर, लेकिन ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ मींस प्रेसिडेंट। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन। बट एक्सेप्ट इट, ही वाज अ गुड टीचर। एक्सेप्ट इट, ही वाज अ गुड टीचर। तो एपीजे जो है क्या थे? एक अच्छे साइंटिस्ट थे, एक अच्छे टीचर थे। साइंटिस्ट जो होंगे, उनका जो साइंटिस्ट का काम था, वह उनका टाइप कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट के साथ साथ वह एजुकेशनिस्ट थे, वह एक टीचर थे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। यह जो बात होगी, वह उनकी इंडिविजुअल कैरेक्टर में आएगी। तो मैंने आपको इतना समय इसलिए लिया इसको समझाने के लिए, कि आपके माइंड में विद एग्जांपल ये चीज आ जाए कि हाउ यू कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर। हाउ यू कैन टेल कि हु इज एन इंडिविजुअल एंड हु इज अ टाइप कैरेक्टर। सो आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट। अब अगर आपका कोई क्वेरी है, तो अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, if you have any query, you can ask the question. Otherwise, I have to go ahead.
ओके सोनाली जी, ओके ओके। बट हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अनदर पॉइंट जो कि टीजीटी पीजीटी में आ चुका है, कैरेक्टर से ही रिलेटेड। वो मैं चीजें आपसे को डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि चौसर का हिस्सा तो नहीं, लेकिन वो कैरेक्टर की चूंकि बात आ रही है, इसलिए मुझे आपको बताना यहाँ पे जरूरी है, वो यहीं पे चीजें हो जाए। अभी अभी मैंने नाम लिया था, वो नाम मैंने ये लिया था कि देयर इज अ राइटर एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। जो एडवर्ड एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर है, जिसको हम ईएम फॉस्टर के नाम से जानते हैं, इनका मैं इन एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर रोट अ क्रिटिकल बुक, अ क्रिटिकल बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। डोंट टेक दिस पॉइंट लाइटली, दिस इज व्हाई आई एम राइटिंग इट हियर। एंड दिस बुक केम 1927। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा गया कि एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल किसने लिखा? एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने लिखा। इट्स अ बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, इट पब्लिश्ड इन 1927। Aspects, Edward Morgan Foster wrote a critical book, Aspects of the Novel. He tells about 7 aspects of the novel. ये सारे पॉइंट्स आप लिखते चलिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा आप मुझे बताइएगा, मैं स्पेलिंग एक एक करके आपको बताऊं। He tells about 7 aspects of the novel which is given below, जो नीचे दिया जा रहा, which is given below। वो 7 एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखना कि 7 एस्पेक्ट्स उन्होंने नावल के कौन कौन से बताए हैं। एक एस्पेक्ट है द स्टोरी, दूसरा एस्पेक्ट है द पीपल, तीसरा एस्पेक्ट है द प्लॉट, चौथा एस्पेक्ट है द कैरेक्टर, पांचवा एस्पेक्ट है प्रोफेसी, छठा एस्पेक्ट है पैटर्न, सातवां एस्पेक्ट है रिदम। मैं फिर से बता दूं, इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है, ये यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन इसका रिलेशन चूंकि जो है चौसर से है, इस तरह से कि चौसर ने इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर यूज किया है, और ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन यहां पर भी पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूं ताकि दोनों चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। पहली क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि एडवर्ड मॉर्गन फास्टर क्या है? इनको आप ईएम फास्टर के नाम से जानते हैं। एडवर्ड मॉर्गन फास्टर जो है एक नॉवलिस्ट है और क्रिटिक है। ही वॉज अ नॉवलिस्ट एज वेल एज अ क्रिटिक। इन्होंने नावल के ऊपर एक किताब लिखा था, एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, और यह किताब 1927 में आई है। कब आई है? 1927 में। किताब का क्या नाम है? एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल। फिर आपको एक चीज जानना जरूरी है कि वह नावल के 7 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ही टेल्स? ही टेल्स अबाउट 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल। वो कहते हैं कि नावल के 7 पहलू होते हैं, नावल में 7 एलिमेंट्स होते हैं, नावल में 7 कंपोनेंट्स होते हैं, 7 तत्व होते हैं, जैसे भी आप समझना चाहें। पहला उन्होंने बताया कि पहला उसका क्या एस्पेक्ट होता है? द स्टोरी। दूसरा एस्पेक्ट होता है द पीपल। तीसरा एस्पेक्ट होता है द प्लॉट। चौथा एस्पेक्ट होता है द कैरेक्टर। पांचवा होता है प्रोफेसी। छठा होता है पैटर्न। और सातवां होता है रिदम। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, पहला है स्टोरी, दूसरा है द पीपल, तीसरा है द प्लॉट, चौथा है द कैरेक्टर, पांचवा है प्रोफेसी, छठा है पैटर्न, सातवां है रिदम। और ध्यान से आपको जानने की चीज है, इसमें से इस एस्पेक्ट पर, द कैरेक्टर के एस्पेक्ट पर कम से कम 3 बार क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में आ चुका है। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, या 3 से अधिक बार आया होगा। यूजीसी नेट में भी कई बार आया है। और एमएच अब्राम्स ने अपनी किताब अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में बहुत ब्यूटीफुली इसको डिस्क्राइब किया है। एंड आई एम वेरी लकी कि आई डिड माय पीएचडी ऑन एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, स्पेशली एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। मेरी पीएचडी भी इसी पर रही है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल पर ही रही है। और भी उसमें हेनरी जेम्स थे जो बड़े थियरिस्ट हैं, वेंसी बूथ भी थे। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं आपको यहां से लेकर के 3 बातें बताऊंगा। मैंने आपको पहले कह दिया कि हम क्लास में किसकी स्टडी कर रहे हैं? चासर की। लेकिन चासर से
Yeah, are you getting my voice? Can you respond me? Can any, yeah, I myself was seeing कि nothing was visible on my mobile screen. Nothing was visible. I didn't know what happened. I think that it was a perhaps networking issue रहा होगा. But अब visible है, आपको clear है? Just yeah, अच्छा, okay, it's okay now. It's my humble request to all of you. Please mute yourself. Please mute. क्योंकि अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है और मैं ये बता रहा था कि ये एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो बात चॉसर ने कही हुई है वो बात मॉर्गन फॉस्टर भी कहते हैं। तो एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर की मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा जो पूछी जाती है। एक तो मैं किस पर बात करूंगा, देखिए एक चीज थोड़ा सा गलत हुआ है, मैं आपको खुद से इरेज करके जो द पीपल है उसी में कैरेक्टर की बात है, ये मैंने जल्दी में लिखा, यहाँ पे जो आना चाहिए था फैंटेसी होना चाहिए था। जो फोर्थ पॉइंट होगा इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो है फैंटेसी, FANTASY। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने जो जो कैरेक्टर को लेके बात किया है वो द पीपल के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने बात किया है। मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा। पहली चीज तो आपको द स्टोरी डिस्कस करूंगा, दूसरी चीज मैं आपको द पीपल डिस्कस करूंगा, तीसरी चीज मैं आपको द प्लॉट डिस्कस करूंगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं से ही पूछा जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी एस्पेक्ट्स डू यू फाइंड इन द क्रिटिकल बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, दैट इज 7 एस्पेक्ट्स। तो उसका नाम ही है 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। उसमें पहला क्या है, दूसरा क्या है, इस तरह से आपको लास्ट तक सातों रटा होना चाहिए। किताब किसने लिखा? एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने लिखा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा कि स्टोरी क्या होती है। उन्होंने बताया कि जो स्टोरी है यह कुछ नहीं बल्कि ये चीज कहते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोरी इट्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट। स्टोरी इज नथिंग एट ऑल। स्टोरी इज व्हाट, यह स्टोरी जो होती है वह घटना होती है और वह घटना हमें बताते ये घटित हुआ, ये घटित हुआ, ये घटित हुआ। तो रिमेंबर दैट कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्टोरी इट्स ओनली द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। या एक तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता, पहले ये मतलब ऐसा घटित हुआ, वैसा घटित हुआ, वैसा घटित हुआ। एक और पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा। ये तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, स्टोरी इज द अनसिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। उन्होंने दूसरी बात कही है कि जो स्टोरी होता है उसमें घटना तो होती है, क्या होगा, इवेंट तो होगा, लेकिन यह जो इवेंट होगा अनसिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा। आपको ये नहीं पता चलेगा स्टोरी में कौन सी घटना पहली हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, कौन सी घटना लास्ट में हुई, इसकी जानकारी आपको नहीं पता चलेगी। जैसे ही स्टोरी की घटना को सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज ढंग से किया जाता है वह तुरंत प्लॉट का नाम हो जाता है उसका। तो रिमेंबर दैट कि मैंने आपको स्टोरी बताया। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है, वो कहते हैं कि प्लॉट इज साइकोलॉजिकल। थ्रू प्लॉट वी कम टू नो the characters at inner level. Plot is the systematic organization of events. Plot is the systematic organization of events.
मैं फिर से आपको बता दूं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो चीज क्या जरूरी है कि द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट। ये जो डिफरेंस है बिटवीन स्टोरी और प्लॉट, यह बात कौन कहता है? डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट, इट वाज टोल्ड बाय हुम? इट वाज टोल्ड बाय ईएम फास्टर। और ईएम फास्टर क्या कहते हैं? ईएम फास्टर ये कहते हैं कि जो प्लॉट है यह साइकोलॉजिकल है। व्हाट इज प्लॉट? प्लॉट इज साइकोलॉजिकल। और आप यहां पे देखिएगा, यहां पे कौन सा वर्ड आया था? क्रोनोलॉजिकल। एक चीज आपको मैं बता दूं, मैं फिर से, स्टोरी में वर्ड क्रोनोलॉजिकल आया है, प्लॉट में वर्ड साइकोलॉजिकल आया है। स्टोरी में अनसिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स है। और आपको याद होगा, अरिस्टोटल खुद कहते हैं कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, अ गुड प्लॉट हैज बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। जो प्लॉट होता है वह यह बताता है कि हमने स्टोरी को या घटना को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से पिरोया है, परोसा है। जब किसी भी घटना को सिस्टमेटिक ढंग से हम परोसते हैं या उसको हम लोगों को देते हैं, तब वह चीज क्या कही जाती? तब वह चीज प्लॉट कहा जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लॉट इज साइकोलॉजिकल। थ्रू प्लॉट वी कम टू नो द कैरेक्टर्स एट इनर लेवल। एक कैरेक्टर के अंदर की सोच क्या है, उसकी साइकी क्या है, यह तभी पता चलेगा जब आप सारी घटना को सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह पे रखेंगे या एक फ्रेम में उसको रखने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा चीज कि हम किसी कैरेक्टर को इनर लेवल पर तभी समझ सकते हैं या तभी हो पाते हैं जब सारी घटना सिस्टमेटिक ढंग से होगी। शुरू में क्या है, बीच में क्या है, एंड में क्या है। आप मुझे बताइए कि अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं या अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो क्या आप विलेन को पहले मार देंगे? अगर आप विलेन को पहले मार देंगे तो फिर लास्ट में क्या दिखाएंगे, बीच में क्या दिखाएंगे? अगर जो है शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा, तो मैकबेथ में उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से बताया कि पहले जो है क्या है उनका एक मैकबेथ का प्रोग्रेस है, फिर उसके बाद आप उनका डाउनफॉल देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहले ही डाउनफॉल देख लिया, सब कुछ ऐसे ही हो गया। एक प्रोग्रेस है, देन ऑफ कॉर्डर, देन ऑफ ग्लेमिस, तब एक इविल एम्बिशन जगता है कि फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड ही तो मेन पॉइंट था, उसको बनना है राजा। राजा बनने के लिए किंग डंगन का मर्डर, उसके बाद बैंकों का मर्डर, फिर फिलियंस पे अटैक, मैकडफ के बीबी और बच्चों का मर्डर, फिर उसके बाद लास्ट में उनका डाउनफॉल, फिर रिपेंट, रिग्रेट, लेडी मैकबेथ का भी इविल एम्बिशन जगता। तमाम एक जर्नी आप पाते हैं, एक जर्नी सिस्टमेटिक ढंग से एक जर्नी पाते हैं। तो ये चीज क्या होती है? प्लॉट होता है कि हर चीज आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताया जाता है। शुरू में क्या बताया जाएगा, बीच में क्या आएगा, एंड में क्या आएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु कॉल्ड प्लॉट द सोल ऑफ ट्रेजेडी? अरिस्टोटल सेड दैट प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी, अ गुड प्लॉट हैज बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। ये बात अरिस्टोटल ने कही है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, स्टोरी और प्लॉट में आपको दो शब्द का डिफरेंस रखना है। स्टोरी क्रोनोलॉजिकल है, केवल घटनाओं का पुलिंदा है, लेकिन ये पता नहीं चलता कौन सी घटना कब हुई, कैसी हुई, कहां पे हुई। दूसरी चीज आपको क्या समझना है, प्लॉट। प्लॉट जो होता है उसमें चीजें सिस्टमेटिक ढंग से बताई जाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो खुद जो है इन्होंने दिया हुआ है। मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा हो सकता है शब्दों को चेंज करके मैं यूज करूं, जिससे आपको बहुत आसानी से प्लॉट की बात समझ में आ जाएगी कि आखिर आपको क्या मैं बताना चाहता हूं या क्यों उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। एक एग्जांपल दिया जाता है, किंग डाइड, क्वीन डाइड। मैं आपसे केवल एक चीज इतना जानना चाहता हूं, राजा मर गए, रानी मर गई। आपको इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है? राजा मर गए, रानी मर गई। मैं ये कह दूं कि जो है आ, मैंने खाना खा लिया, मेरे बच्चे ने खाना खा लिया। एक एग्जांपल आप कोई भी ऐसे, बस आप इसी पर बताइए कि राजा मर गया, रानी मर गई, आपको क्या लग रहा है? व्हाट डू यू फाइंड हियर? सब कुछ खत्म हो गया। मैं खत्म होने के लिए आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछने के लिए क्या बचा है। स्टोरी कम्स टू एंड। तो डू यू थिंक इज इट द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी या इज इट द एग्जाम्पल ऑफ प्लॉट? एक और मैं लिख रहा हूं, किंग डाइड, किंग डाइड, किंग डाइड एंड
queen left the world because she could not bear the loneliness in the absence of king. अब मुझे आप ये बताइए कि इस पे क्या हो गया, किंग डाइड, राजा मरे, एंड क्वीन लेफ्ट द वर्ल्ड, रानी ने जो है दुनिया छोड़ दिया, बिकॉज क्यों, शी कुड नॉट बियर, वह सहन नहीं कर पाई, ए लोनलीनेस, अकेलापन, इन द एब्सेंस ऑफ किंग। बस आप मुझे एक चीज ये बताइए, इसमें आपको और इसमें दोनों में क्या फर्क लग रहा है? उमा शंकर जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। यस यस, रिजवान जी सुन रहे हैं, गेटिंग। या वेरी नाइस, सिस्टमेटिक इवेंट्स का, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लॉट। यस यस, बहुत अच्छा पॉइंट यही आया, जस्ट आई वांट टू नो। आपको ये समझना, फर्स्ट वाले में अनसिस्टमेटिक। आप मुझे बताइए सोनाली जी, जस्ट आई वांट टू नो, राजा मर गए, रानी मर गए, क्या आपको ये पता चल रहा कौन पहले मरा कौन बाद में मरा? वो केवल इतना, हाँ यस। देखिए, व्हेन यू से अबाउट की क्रोनोलॉजिकल होता है, इसका मतलब कि यह भी घटना घटित हुई है, यह भी घटना घटित हुई, घटना का घटित होना ही क्रोनोलॉजिकल है। जब उसी क्रोनोलॉजी को आप सिस्टमेटिक रूप दे देते तभी तो वह प्लॉट बनेगा। क्रोनोलॉजी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं नहीं, समथिंग, try to understand कि when you talk about chronology, undoubtedly the thing happened, लेकिन उसी क्रोनोलॉजी को जैसे ही वह सिस्टमेटिक रूप ले लेगा, क्रोनोलॉजी प्लॉट में कोई अलग से चीज थोड़ी आ जाती, प्लॉट में भी तो वही चीज क्या होती है, सिस्टमेटिक ढंग से रूप लेती है, तभी वही क्रोनोलॉजी क्या हो जाता है, तुरंत का तुरंत प्लॉट में तब्दील हो जाता है। इवेंट यहां पर भी है, यहां पर भी राजा मर रहे हैं, यहां पर भी रानी मर रही है, यहां पर भी राजा मर रहा है, यहां पर भी रानी मर रही, लेकिन यहां पे यही क्रोनोलॉजी चल पड़ रही, यहां पे क्रोनोलॉजी आपका सिस्टमेटिक ढंग से, ये सही क्रोनोलॉजी है। इसमें क्रोनोलॉजी क्या बताया जा रहा है, पहले राजा मरे और राजा के वियोग में रानी ने क्या किया, दुनिया छोड़ दी। आप जब यहाँ पे बात करते हैं राजा मर गए रानी मर गई, तो ये घटना हुई है, राजा मर गए रानी मर गई, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन पहले मरा कौन बाद में मरा। और या उससे भी बड़ी, सबसे बड़ी चीज की, ये जो रानी का मरने का कारण क्या था। लेकिन जब आप यहां पे करते हैं तो एक पूरे इवेंट को कोरिलेट कर रहे हैं कि राजा की मौत का रिलेशन रानी की मौत से है। अगर आप क्रोनोलॉजी मान लीजिए कि दोनों मर भी गई, एक पहले मरा एक बाद में मरा, लेकिन उस क्रोनोलॉजी में यह आपको नहीं पता चल रहा है, वह क्या है, एक वर्ड होता है काउजैलिटी, क्यों कैसा हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या था। और जैसे ही आप प्लॉट की बात करते हैं तब एक साइकोलॉजी पता चलती है, वह साइकोलॉजी कौन सी पता चली, वियोग की। और वह वियोग क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ किंग, रानी ने भी दम तोड़ दिया। इन द एब्सेंस ऑफ किंग, रानी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। सो ये जो पूरा सिचुएशन है, किंग डाइड एंड क्वीन लेफ्ट द वर्ल्ड बिकॉज शी कुड नॉट बियर ए लोनलीनेस इन द एब्सेंस ऑफ किंग, यह चीज आपको क्या बताता है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड स्टोरी, जो आपको समझने की कोशिश करना। या स्टोरी में प्लॉट सवाल ही नहीं उठता, स्टोरी और प्लॉट दो अलग चीजें हैं। प्लॉट में स्टोरी होगी, स्टोरी में प्लॉट नहीं होगा। या when when you talk about कि इट्स द क्रोनोलॉजी, देन रिमेंबर दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया कि
परहैप्स यू आर नॉट गेटिंग दैट पॉइंट कि अगर मैं ये बात करता हूं कि 1980 में राजा मर गई, 1981 में रानी मर गई, मैं ये भी बात आपकी स्वीकार कर लूं कि राजा पहले मर गए, रानी पहले मर गई, क्या आपको इन दोनों डेथ्स का जो है इस क्रोनोलॉजी से इन दोनों रिलेशन मिल पा रहा है? आर यू गेटिंग एनी रिलेशनशिप? आर यू गेटिंग एनी रिलेशनशिप? क्योंकि जब तक ये चीज, अगर आपकी मैं बात, जबकि ये चीज होता क्या है कि जो क्रोनोलॉजी है, जो घटना होगी वह घटना किसी ना किसी समय पर किसी ना किसी उसके हिसाब से होगी, बट द क्वेश्चन इज दैट कि क्या आप उस घटना को पा रहे हैं कहीं से, क्या उसके बीच का कोरिलेशन आप बना पा रहे हैं? यू विल कम टू नो नथिंग एट ऑल। उसका रिलेशन तभी बनेगा जब आप किसको फॉलो करना शुरू करते हैं, व्हेन यू फॉलो प्लॉट। जब आप प्लॉट को फॉलो करते हैं तब जो है उसका रिलेशन बनेगा। सो है जो आपको ये समझने की कोशिश करना है, जो शायद मुझे लगता है कि हर आदमी को ये बात जो है माइंड में रखना चाहिए कि प्लॉट एक अलग चीज है, स्टोरी एक अलग चीज है। प्लॉट और स्टोरी दोनों में जो है क्या होती है, इवेंट होता है, घटना होती है, लेकिन प्लॉट जो होता है वह सिस्टमेटिक होता है, और जो आपका स्टोरी होती है वह अनसिस्टमेटिक होता है। मैंने आपको पहली वर्ड यूज किया था कि अगर वहां क्रोनोलॉजी है तो मैंने वर्ड यूज किया था, इट इज द अनसिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। तो ये चीज आपके माइंड में, और ये चीज जो आई एम नॉट सेइंग, मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स यू विल कम टू नो, जिन्होंने फिक्शन पे भी, जिन्होंने भी प्लॉट पे बात किया है, वे ये सब की सब चीजें बताते हैं। जब आप मेजर प्लॉट और माइनर प्लॉट की बात करते हैं, मेजर प्लॉट और सब प्लॉट की बात करते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, शेक्सपियर का कोई आप प्ले ले लीजिए, खास करके अगर आप नाइट को ले लीजिए, उसमें दो तरह के प्लॉट है, मेजर प्लॉट भी है और आपका मेजर प्लॉट के साथ साथ आपका सब प्लॉट भी है। क्या मेजर और सब प्लॉट दोनों अलग अलग चल रहा है? नो, नॉट एट ऑल। कोई ना कोई एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे दोनों को इंटरलिंक किया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। तो यू विल कम टू नो, ये जाता है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू से, ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना जरूरी है, ये सारे पॉइंट्स समझना जरूरी है कि प्लॉट और उसकी। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा डिस्कशन हो रहा है काफी फ्रूटफुल है, आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आई एम सो ग्लैड कि दैट यू हैव क्वेरी, और मैं उसको समझाने की मैं कंडीशन में आपको बता चुकी। मुझे पता था कि अगर आज मैं इस पे बात करूंगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, दैट विल कम, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू सॉल्व व्हाट एवर द क्वेरी यू हैव, व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स यू हैव। मुझे लगता है कि अब मुझे कैरेक्टर पे बात करना चाहिए, जो कि ये फॉस्टर ने कहा है, या किसी और की कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं। किसी और की कोई क्वेरी है? कृष्णा जी, नॉट गेटिंग योर वॉइस, आर यू सेइंग समथिंग? कोई, आर यू गेटिंग माय वॉइस? कैन एनीवन टेल मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? नो, पूनम मैडम की भी आवाज नहीं आ रही। समवन दे आर आस्किंग समथिंग बट आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। So just I want to know, are you getting my voice? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जितने लोग हैं पहले म्यूट कर लिए, कोई एक आदमी मुझे बताए कि आर यू गेटिंग माय वॉइस आर नॉट, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। Now I am going to tell you about character. Remember that when I talk about character, there are few points, and what are those कि जो character का जो concept E.M. फॉस्टर ने दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने किताब लिखा, ये बातें की वो बातें की, लेकिन जो कैरेक्टर का इनका कॉन्सेप्ट है,
इन्होंने दो तरह के कैरेक्टर की बात की है, राउंड कैरेक्टर और दूसरा फ्लैट कैरेक्टर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर, ये जो बात कही गई किसके द्वारा कही गई है? इट हैज बीन सेड बाय हू? इट हैज बीन टोल्ड बाय दिस मैन। रिमेंबर दैट कि जो राउंड कैरेक्टर है, उस राउंड कैरेक्टर में ईएम फॉस्टर एक कहते हैं कि राउंड कैरेक्टर जो होगा इसको हम और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, they are not easy to understand, they are not easy to understand, they don't move around a single idea, they don't move around a single idea, fluctuation come, fluctuation, fluctuation come in their lives. Example, Gracia, Hamlet, मैकबेथ, डॉक्टर अजीज। मैंने बहुत सिंपल वे में ये बताने की कोशिश की है कि वो कहते हैं कि एक कैरेक्टर राउंड कैरेक्टर होता है और इस राउंड कैरेक्टर को हम किसके नाम से जानते हैं? हम इस राउंड कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो जटिल हो, जो कठिन हो, जिसके नेचर को समझना आसान ना हो, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उसको हम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हमें इस पॉइंट्स पर बात करनी पड़ेगी या हमें इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि why complex character, what is the significance of complex character? When I talk about complex character, remember that कि complex character is a type of character where you find that they are not easy to understand and they don't move around a single idea. कोई ऐसा एक सिंगल आइडिया नहीं है, एक लाइन नहीं है, आपने लिख दिया और वे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आपको समझ में आ जाएंगे। उनकी जब शुरू से लेके अंत तक, नावल के शुरू से लेके अंत तक, यू विल कम टू नो कि उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। मैं आपको केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप हैमलेट को देखेंगे तो क्या हैमलेट ऐसा है, ऐसे कैरेक्टर है जिसको इतनी आसानी से समझ लिया जाए? हैमलेट का रिलेशनशिप मदर से, हैमलेट का रिलेशनशिप ओफिलिया से, हैमलेट का मैडनेस का ड्रामा करना, फिर एक कॉन्सेप्ट रिवेंज की आग में जलना, उसकी लाइफ में कितना उतार चढ़ाव आता है, जो कि एक ऐसी उम्र में है जो पढ़ने की उम्र है। उस पढ़ने की उम्र में बदले की भावना का जागना और उसी में लव अफेयर, लेकिन फिर बदले की भावना इतना ज्यादा उसमें इंटेंसिटी आ जाती है कि वो लव को छोड़ देते हैं, ओफिलिया को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ यू फाइंड अप्स एंड डाउन, आपको बहुत सारा अप्स एंड डाउन वहां पे देखने को मिलेगा, बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा एंड यू विल कम टू नो कि हाँ इस तरह की चीजें हो रही। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपको जो है इस पार्टिकुलर चीज पर चलने की कोशिश करना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से क्या मतलब। जस्ट आई वांट टू नो कि डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? कैन एनीवन टेल मी? I'm not getting your voice. I don't know whether you are getting my voice or not. Can anyone send me message? कोई मुझे मैसेज कर सकता है? Let me write one more point. One more point. But flat character are characters. They are easy to understand. They are easy to understand. They move around a single idea. They move around a single idea. No fluctuation come in their life. No fluctuation comes in their life. उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता। एग्जाम्पल ग्रेसिया, होरेसियो। मैंने दोनों उदाहरण आपको वहीं का दिया हुआ है। होरेसियो जो एग्जाम्पल है वह किसका एग्जाम्पल है? होरेसियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्टिकुलर थिंग। सो मैंने आज की क्लास में इतना ही लिया।
और मैंने चासर को शुरू किया था, लेकिन बीच में ये आ गए थे, इनको मुझे बताना जरूरी था। तो मैं जो है आप सारे लोग, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस ऑफ एनीवन, और मेरी मोबाइल की बैटरी भी 10% रह गई है। सो आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल हैव टू सेंड योर फीडबैक इन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर अपना फीडबैक सेंड करिएगा कि हाउ डू यू फाइंड दिस सेशन, व्हाट other things do you want, because I'm not getting your voice, perhaps you are getting, because someone is saying something but I am not getting what the problem, I don't know. So it's my humble request, please leave message in WhatsApp group, I will be able to understand what do you want to say. Now I'm going to end the session. If you want to say anything, you can drop message in WhatsApp group, and I will be again here in morning. मैं morning में दोबारा रहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं morning में पहले चौसर पढ़ाऊंगा, उसके बाद में कोई बात करूंगा. I will take चौसर in morning. Not getting the voice of anyone, therefore I can't wait